वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। अब हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट कॉपर डज नॉट। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, पर वो स्टैंडर्ड सेल के लिए है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेल की बात जब हम करेंगे तो आपने वहाँ पे ध्यान रखना है स्टैंडर्ड सेल एज इन जहाँ पे आपको कंसनट्रेशन 1 मोलर ही मिले, ठीक है। कंसंट्रेशन 1 मोलर है, वहाँ पे आपका स्टैंडर्ड सेल होगा। अगर नॉन स्टैंडर्ड होगा जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन अलग है, 0.1 है, 0.001 है, कुछ भी है, तो वो आपका नॉन स्टैंडर्ड सेल का कहलाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे स्टैंडर्ड सेल होगा वहाँ पे आपका जो EMF टोटल पोटेंशियल निकलेगी आपके सेल की, उसको हम बोलेंगे ई सेल या फिर ई नॉट बोल सकते हो, वो स्टैंडर्ड है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। ये मेन है। ये आपने पोटेंशियल्स, रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ कैथोड और एनोड, कैथोड में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, मैं बार बार बोल रही हूँ, 2 टाइप के पोटेंशियल्स होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कैथोड में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपने माइनस करना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको ये सब पता है, पोटेंशियल आपको कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, पर आप क्या करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि कौन सा वाला कैथोड बना है, कौन सा वाला एनोड बना है, ठीक है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जो सबसे यूजुअली क्या होता है, जो किसी एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव करवा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है ना। ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ये किसी से हाइड्रोजन हटा के एकदम जैसे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला कि एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन ऑफ एसिड, ठीक है। तो और कॉपर बोल रहा है कि कॉपर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन गेन कर रहा है, H पॉजिटिव, है ना, H पॉजिटिव ले जा रहा है एसिड से, और क्या बन जा रहा है, Al3 पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। समझ रहे हो, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करवाने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करवाने का मतलब क्या है, खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है ना। और ऑक्सीडाइज हो जा रहा है मतलब खुद इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, देखो एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव बन गया, है ना। यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज थी, 3 पॉजिटिव बन गया, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए इजीली। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और आपको पता है ऑक्सीडेशन किस पे होती है, कैथोड पे या एनोड पे, एनोड पे। विच इज़ वाई हम ऐसा मानेंगे जो ये एल्यूमिनियम वाला सेल है, दिस एक्ट्स एज एनोड, समझ के। तो आपको एनोड मिल गया एल्यूमिनियम, और आपको जो दूसरा कॉपर दिया है वो कैथोड बन जाएगा, समझ के, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। वहाँ पे साफ साफ आपको बताया हुआ है कि ई सेल आपको दे रखा है ऑलरेडी, टोटल जो है वो कितना बताया है, 2 वोल्ट्स बताया है। हम देख सकते हैं वापस से, अगर आपको डाउट हो रहा है मुझ पे तो देख लेते हैं, है ना। तो एक गैल्वेनिक सेल बनाया है कॉपर और एल्यूमिनियम का, ईएमएफ उस पूरे सेल की 2 वोल्ट्स है, और टेम्परेचर 298 केल्विन बताया है। तो बोल रहा है कि अगर पोटेंशियल ऑफ कॉपर का इसने पोटेंशियल दे रखा है प्लस 0.34। अब देखो, जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो यूजुअली पॉजिटिव में होगा, और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो यूजुअली नेगेटिव में होगा, यानी कि मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, या हम बोलते हैं लेस पॉजिटिव जो होगा वो रिडक्शन, सॉरी लेस नेगेटिव जो होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ज़्यादा नेगेटिव क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इनमें से पहले आपने एनोड और कैथोड देख लेना है ना। तो इनमें से एनोड आपका एल्यूमिनियम हो गया और कैथोड आपका कॉपर आ गया। ये हमने कैसे नोट किया, क्योंकि एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन ऑफ एसिड, बट कॉपर नहीं कर रहा। हाइड्रोजन कौन डिस्प्लेस करेगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाए H पॉजिटिव को, है ना। तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम इजीली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे होती है, ठीक है। और हमें टोटल सेल का पोटेंशियल पता है 2, और साथ में कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बता रखा है प्लस 0.34 वोल्ट्स। अब हमें एल्यूमिनियम का निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल है, जो हमने फॉर्मूला बताया है बस उसी में आपको डायरेक्ट डाल देना है। तो क्या क्या था यहाँ पे, कैथोड माइनस एनोड, है ना। कैथोड माइनस एनोड में कैथोड का कितना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एल्यूमिनियम का। तो ई ए के लिए सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, है ना। इसके लिए सॉल्व करो, इसको एक साइड रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। ये क्या हो जाएगा,
ई कैथोड माइनस टोटल ई सेल, है ना, ई सेल, यानी कि प्लस 0.34 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1.66 वोल्ट। ठीक है, समझ के। अगर नॉन स्टैंडर्ड हो, अगर आपके पास कंसंट्रेशंस दे रखी हो, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि जो आपका ये जो बनता है ना, हमेशा एनोड पहले लिखा जाता है ना, फिर हम एक ब्रिज डाल देते हैं एल्यूमिनियम, नॉट ब्रिज, ये बस फेज को डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है क्योंकि रिडक्शन हो रही है कैथोड पे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो जाता है, ये आपकी एनोड वाली रिएक्शन है, ये आपकी कैथोड हाफ रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे 0.1 लिखा होता तो वो नॉन स्टैंडर्ड बनना था, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो गई है। तो उस केस में जहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हम वहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, याद रखना, जहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड हो, यानी कि 0.1 मोलर के अलावा कोई और कंसंट्रेशन दे रखी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल सेल पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, जो 1 मोलर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रूम टेम्परेचर पे जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकलेगा वो, और 0.059 अपॉन n और log Q, log Q, है ना। Q क्या है, Q कुछ नहीं है, रिएक्शन कोशेंट है। ठीक है, रिएक्शन कोशेंट है, इसको कैसे निकालते हैं, जैसे हम इक्विलिब्रियम कोशेंट निकालते थे। ठीक है, तो ये नॉन इक्विलिब्रियम कोशेंट की तरह काम करेगा, मतलब हमने वहाँ पे कंसंट्रेशन का हम K की वैल्यू निकालते थे, है ना, कंसंट्रेशन से। सिमिलर वे में यहाँ भी होगा, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि अगर हमारे पास A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है, ठीक है, सपोज करो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से यहाँ पे a है, यहाँ स्मॉल b है, यहाँ स्मॉल c है, यहाँ स्मॉल d है ना। तो ये q क्या निकलेगा, q बन जाएगा आपका, अलग से लिख लेती हूँ, q विल बी इक्वल टू, जैसे हम वहाँ निकालते थे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, इस तरीके से निकाल देनी है, और बस इसका आपने लॉग निकाल के ये कर देना है। और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू आपने रिएक्शन से देखनी है, आपने रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन निकालनी है, दोनों को ऐड कर देना है, और फिर वहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं इधर उधर। ठीक है, तो उसको हम n से डिनोट करते हैं। अब कई बार क्या होता है, आपको ये तो सिंपल फॉर्म है नर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है, n नहीं लगाया मैंने, है ना, नर्स्ट इक्वेशन, पर इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस आर टी एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ Q। ठीक है, तो ये है, और यहाँ पे R क्या है आपको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, है ना, और F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 96485 कूलम्स पर मोल। ठीक है, ये है क्लियर। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, Q की वैल्यू वैसे ही निकालनी है वापस से। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे हम डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये, है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा है कि आपके कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत है या कुछ है, तो आप डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, अब इसको देखकर घबराना मत, बहुत सिंपल होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। RCOOR डैश यानी कि एस्टर जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl की प्रेजेंस में तो बना रहा है एसिड और अल्कोहल। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये किस टाइप की रिएक्शन है ये, क्या ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, या फिर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। देखो आपको दिखेगा दो प्रोडक्ट्स, आप सोचोगे अच्छा बायोमोलिकुलर इंटरेक्शन हो रही है, तो ये बायोमोलिकुलर हो सकता है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप
आइडेंटिफाई करने लगो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, तो एक सिंपल सी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि एक तो अगर एक ही रिएक्टेंट है और उससे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो लाइकली, यूजुअली क्या होता है एक्सपेरिमेंट्स के डेटा के बेस पर हम डिटर्मिन कर सकते हैं ऑर्डर, है ना, ऐसे एकदम से बताना मुश्किल हो जाता है, पर ये बहुत सिंपल है क्योंकि ये दिख रहा है आपको सामने, है ना, और इस रिएक्शन के बारे में डायरेक्ट बात की जाती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर एक ही रिएक्टेंट है और उससे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पे हमें लगेगा, दिख रहा है कि वो लाइकली बोलते हैं हम उसको, है ना, ए से एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम लाइकली बोलते हैं कि हो सकता है कि यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, ठीक है ना। और अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होते हैं और उनकी रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है तो हम बोलते हैं कि लाइकली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि जो दोनों ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशंस इक्वल होनी चाहिए ऑलमोस्ट, है ना, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर हो सकता है। बट कई बार क्या होता है, आपके पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाती है, यानी कि देखकर आपको लगेगा अच्छा दो हैं ये और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिमिलर लग रहा है, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन की दिक्कत होती है। क्या कंसंट्रेशन की दिक्कत होती है, इनमें से एक एक्सेस में होता है, ठीक है, इनमें से एक एक्सेस में होगा तो वो रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। और अगर रेट किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स पे, और अगर एक रिएक्टेंट की वजह से रेट में इफेक्ट पड़ रहा, रेट अफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर दोनों रिएक्टेंट्स का बराबर इफेक्ट पड़ रहा है आपके रेट पे तो फिर वो इफेक्ट पड़ रहा है तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। बट अगर दो हैं आपके पास रिएक्टेंट बट उनमें से एक एक्सेस है तो वो उस रेट पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, इसलिए यहाँ पे ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर दिखती है कि ये सेकेंड ऑर्डर की है, बट ये होती कैसी है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो आप इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानोगे, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपको सीधा सीधा यहाँ क्वेश्चन में दिया है दैट इज एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, एसिड कैटालिसिस होती है, मतलब एसिड की प्रेजेंस में एस्टर में हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है, ये वाली जो रिएक्शन होती है इसमें इसको हम स्यूडो यूनिमोलिकुलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो इससे क्या बनता है, इस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.7 grams of Na2CO3.XH2O were dissolved in water and the volume was made 100 ml. 20 ml of this this solution requires 19.8 ml of N/10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन आपको वो बनाना है कि इसका 0.7 ग्राम को डिज़ोल्व कर दिया है 100 ml में, ठीक है, सॉरी 100 ml में नहीं, डिज़ोल्व किया है वाटर में, नहीं दिया ना ml, हाँ ठीक है, ओके। फिर इसका वॉल्यूम 100 बनाया गया, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन है, तो मतलब क्या होगा, सॉल्ट जो है उसको हम एसिड के साथ एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट होंगे, सॉल्ट बनेगा, पानी निकलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यही होता है ना। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, बट अब आपने यहाँ पे फोकस करना है। देखो पहले हमें बताया गया है कि 100 ml में लिख लेते हैं ना, स्टेटमेंट वाइज है तो स्टेटमेंट के साथ साथ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट मी इरेज दिस, ठीक है। चलिए अब तो हमारे पास हमें बताया गया है कि जो 0.7 ग्राम है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, 0.7 grams of sodium carbonate .XH2O, है ना, ठीक है, वो किस में डिजोल्व हुआ है, 100 ml ऑफ पानी में, ठीक है। और हमें क्योंकि स्ट्रेंथ की यूजुअली ज़रूरत होती है ना, स्ट्रेंथ यानी कि कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन टर्म बोलो स्ट्रेंथ बोलो बात एक ही है, ठीक है। तो हम चाहे कंसंट्रेशन की बात करें या हम स्ट्रेंथ की बात करें तो हम उसको 1000 ml लेकर चलते हैं ना। तो अगर 100 ml ऑफ H2O में 0.7 ग्राम डिजोल्व है तो 1000 ml ऑफ वाटर में
कितने ग्राम Na2CO3.XH2 डिजॉल्व होगा, तो क्या हो जाएगा 0.7। इसको बस रिएक्शन को मैंने, इस सेंटेंस को मैंने उल्टा कर दिया है ना, तो 0.7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इतना ग्राम्स ऑफ Na2CO3 हमें 1000 ml में मिलेगा। समझ रहे हो, अगर 100 ml में हम 0.7 ग्राम डालते हैं, ठीक है, और ऐसे 100 ml हमने करके 1000 ml बनाया, तो कितना ग्राम Na2CO3 उसमें डिजॉल्व हुआ होगा, तो 7 ग्राम इन 1000 ml या 1 लीटर। समझ रहे हो, तो ये एक तरीके से आप वेट के रूप से भी देख सकते हो, इसको स्ट्रेंथ के रूप से भी देख सकते हो कि 1 लीटर जो आपका पानी है उसमें 7 ग्राम Na2CO3 डिजॉल्व है। ये कंसंट्रेशन ही टर्म तो है ना, ये स्ट्रेंथ ही है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया इसकी कि भाई ऐसा ऐसा है। और अब हम यहाँ से जैसे ही हमें स्ट्रेंथ मिल गई है हमारे Na2CO3 की, तो अब यहाँ पे हम ये एक तरीके से मोलैरिटी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। दिस इज स्ट्रेंथ, यानी कि एक तरीके से मोलैरिटी है ये, ठीक है। अब हमारे पास एक, क्योंकि हमें बोला है कि न्यूट्रलाइज करेगा, अब इस सॉल्यूशन का, ये जो इस स्ट्रेंथ का जो सॉल्यूशन बना, इसका 20 ml लेंगे, ठीक है, इसका 20 ml लिया इस स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन का, और इसके साथ में एसिड कितना ऐड करना पड़ा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। समझ रहे हो, ये जो पूरा मिक्सचर बना आपके पास, ये जो स्ट्रेंथ बनी, इसको, इसका 20 ml लिया, और उस 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास जो HCl यूज़ हुआ वो कितना हुआ, 19.8 ml HCl यूज़ हुआ। और उसकी नॉर्मेलिटी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, उसकी स्ट्रेंथ थी 0.1 लिख लो, है ना, 1/10 लिखा था ना इन्होंने, देखना ज़रा, यस, n/10, ठीक है, n/10 स्ट्रेंथ दी है, यानी कि 0.1 नॉर्मल HCl है। समझ के, ये कहानी समझ आ रही है। और हमें पता है, हम जब भी प्रैक्टिकल्स करते हैं हमें वहाँ बताया जाता है, जब भी ऐसे दो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मतलब कि इसका N1V1 इसके N2V2 के बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होंगे तभी तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम, जब हमने बोल दिया कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2, और N2V2 किसका है, HCl का, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ मैं लिख लूँ, है ना। तो जो हमारा मोलैरिटी आई थी हमारी 7 ग्राम्स पर लीटर, क्या आई थी, मोलैरिटी आई थी। और हमें पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। बस वही हमने यहाँ कर देना है Na2CO3 के केस में, है ना। मोलैरिटी हमारे पास 7, सॉरी नॉट, हम यहाँ से मोलैरिटी नहीं निकालेंगे एग्जैक्ट, ठीक है, वो हम बाद में निकालेंगे। कि हमारे पास मोलैरिटी जो है वो बता रही है कि 7 ग्राम प्रेजेंट है, तो हम वो बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम अभी सिर्फ यहाँ से देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास 19.8 HCl 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का न्यूट्रलाइज कर रहा है Na2CO3 के इस वाले सॉल्यूशन को के 20 ml को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो मतलब N2V2 N1V1 के बराबर हो सकता है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो क्योंकि नॉर्मेलिटी से इक्वेशन ज़्यादा आगे दिक्कत हो जाती है बहुत सारे बच्चों को, तो मैंने सोचा कि हम डायरेक्ट मोलैरिटी लेकर करेंगे, ठीक है। एक बार हमारे यहाँ पे हमें मोलैरिटी मिल जाए Na2CO3 की, फिर उस मोलैरिटी को हम कंपेयर करेंगे कि हमारी जो आई थी वो तो इतनी आई थी, ठीक है, और यहाँ से जो निकली है मोलैरिटी वो इतनी निकली है। तो फिर हम उसमें वहाँ से मोलैरिटी के साथ उसको कंपेयर करके 7, और यहाँ से जो मोलैरिटी आएगी उसको कंपेयर करके हम निकालेंगे कितना मोलर मास निकला। मोलर मास निकलेगा तो फिर हमें पता चलेगा कि टोटल मोलर मास, इसका टोटल मोलर मास उसके बराबर होना चाहिए, है ना। समझ के, यहाँ से हमने एक मोलर मास निकाला Na2CO3 का .XH2O का, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं मोलर मास, ठीक है, और उसको हम उसके साथ कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ रहे हो, नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो N1V1 N2V2, ठीक है, तो यहाँ पे मोलैरिटी हमने निकाली है, हम मोलैरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, है ना, क्योंकि इसका तो नॉर्मेलिटी पता है ना, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, यही तो नॉर्मेलिटी होता है। तो ऐसा मत बोलना कि मैम आपने नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी क्यों लिखा, क्योंकि मैं अभी n फैक्टर ऐड करूँगी। तो एक चीज़ देखना, जो Na2CO3 है उसकी मोलैरिटी कितनी आएगी, उसकी मोलैरिटी 2 आएगी।
एक इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। वो हमें कैसे पता चला? वो हमने रिएक्शन जब देखी कि जब भी हम Na2CO3 को, सिर्फ Na2CO3 लो अभी, ठीक है, डॉट XH2O को थोड़ा देर दिमाग में रखो कि जब भी इसकी हम न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं तो हमें 2 HCl की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो एसिड्स की बेसिसिटी कह लो, बेसिस की एसिडिटी कह लो, ठीक है, उससे हमने निकाला, वही तो एन फैक्टर है ना। आप रिएक्शन कंप्लीट करोगे आगे, चलो मैं लिख ही लूँ, है ना, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ पे 2NaCl, 2 HCl और एक मोल एक जो आपका मोल है Na2CO3 का, तो एक मोल के लिए 2 मोल HCl लग रहा है। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना कर लेंगे हम? 2 कर लेंगे, समझ रहे हो? ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय कितना ml लिया है हमने? कितना ml लिया? 20 ml लिया था उस सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ 20, इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है? HCl कर रहा है। HCl का कितना नॉर्मेलिटी है? 0.1 नॉर्मल HCl को का 19.8 ml सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, सिंपल सी चीज़ है, कर लो इसको। जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है वो कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0495 मोलर्स। ये मोलैरिटी किसकी आई है? ये मोलैरिटी टोटल जो आपका Na2CO3.XH2O लेकर चल रहे थे ना दिमाग में, वो पूरे की मोलैरिटी आ गई है ये, ठीक है। तो अब हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर, है ना, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने 1 लीटर लिया है, और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, समझ के। तो अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 लीटर, जो हमने पहले निकाला था ना 7 ग्राम्स पर लीटर, ये देखो, ये है वो, है ना, 7 ग्राम्स पर लीटर। दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 7, ये 7 हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये मोलैरिटी नहीं है, मोलर मास है। मोलर मास, रुको मैं कुछ मास लिख देती हूँ इसको, ठीक है, 7 अपॉन मास, है ना। तो मोलैरिटी हमारे पास कितनी आई है? मोलैरिटी की जगह पे लिख लो जो हमने निकाली है कैलकुलेट करके। तो कितनी आई है मोलैरिटी? 0.0495, है ना। अब मास कितना निकलेगा? मोलर मास अगर हम यहाँ रख दें तो ये कितना बन जाएगा? 7/0.0495। इसको जब आप सॉल्व करोगे कट करके ढंग से तो आपके पास अराउंड 141.41 आएगा, ठीक है। इतना मोलर मास किसका आया है? Na2CO3.XH2O टोटल का, है ना। अब हम इसको बस आपस में इक्वेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? Na2CO3 का कितना होता है मोलर मास? 106, साथ में XH2O है, तो मतलब H2O 18 इंटू एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए? 141.41, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसकी सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा कुछ 1.96, जिसको हम अगर राउंड ऑफ करें तो दैट विल बी 2। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है आपका? 2 बन जाएगा, ठीक है। दिस आंसर ये बन गया, समझ में है? तो Na2CO3.2XH2O था। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए गिवन रिएक्शन टी हाफ। अब देखो जब हम टी हाफ की बात करते हैं, मैं इसे पहले एक बार इरेज कर दूं, चाहिए, ठीक है। तो हम टी हाफ की बात जब करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, मैं आपको एक टेबल बना देती हूँ कि जब हम बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है, और थर्ड ऑर्डर नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक। अच्छा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तो लिखा ही नहीं है ना, तो स्यूडो वर्ड लिख दिया, समझ जाओ कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो इसका जो टी हाफ होता है बहुत बार पूछा जाता है। सो हाफ लाइफ
मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ कब बनेगी, कितने टाइम में बनेगी, दैट इज टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यूज़ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ज़ीरो ऑर्डर में हो जाती है ये ए नॉट यानी कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू के, ठीक है, रेट कांस्टेंट है ना। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जूम इन कर देती हूँ, टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0. ये बहुत इजी होता है, ये सबसे अलग है क्योंकि 0.693 सॉरी नॉट 83 0.693 अपॉन के। और यहाँ पे आपने नोटिस करना कि जो आपका हाफ लाइफ पीरियड है वहाँ, या हाफ लाइफ टाइम जो भी आप कहते हो, तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है ना, सिर्फ आपके रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, विच इज़ इन इट सेल्फ इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फिर उसके बाद आती है आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कितना होगा, 1 अपॉन रेट कांस्टेंट इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। फिर आती है आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की तरह होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। सो दिस, इसको आपने याद रख लेना है, ओके समझ में आया। तो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में, टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के ए, तो 1 अपॉन के ए लग रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट विच इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं फिर से इसे इरेज कर दूं, चलिए ठीक है। चलिए तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन निकली हमारे पास ये। अब नेक्स्ट इज इन बैलेंसिंग द हाफ रिएक्शन S2O3 2 negative gives out S sulfur solid। इसको आपने बताना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं इसको बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन को, तो कैसे करें। तो ये क्या है ना, आपको इसको देखकर घबराना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें आपको एसिडिक रिएक्शन या एसिडिक सॉल्यूशन को आपने बैलेंसिंग करनी होती है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो बेसिक स्टेप्स मैं आपको लिख कर ही दे देती हूँ आराम से, 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं कभी भी आपने एसिडिक सॉल्यूशंस की बैलेंसिंग करनी हो। तो सबसे पहले आपने बैलेंस करना है किसको, एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन देखनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी अगर एलिमेंट्स है उनको बैलेंस करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे इस केस में S2O3 2 नेगेटिव था, ठीक है, एक साइड, तो यहाँ पे आपने S2O3 होल 2 नेगेटिव ये रखा है एक साइड, और दूसरी साइड सल्फर है, तो सल्फर को बैलेंस कर दो, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा बट इट्स ओके, ओके। तो फर्स्ट स्टेप हमने बैलेंस कर दिया एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ये मैं इरेज ही कर दूँ बिकॉज इट डजंट लुक गुड, है ना। सॉलिड फॉर्म है ये, बस याद रख लेना इसको। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं हम, सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करते हैं हम, बाय यूजिंग वाटर, H2O के मॉलिक्यूल्स यूज करके इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इस साइड 3 है तो यहाँ भी 3 करने पड़ेंगे, तो H2O थ्राइस, समझ रहे हो, इस तरीके से 3 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 3 ऑक्सीजन है, डन। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, थर्ड स्टेप होता है बैलेंस द हाइड्रोजन्स, और हाइड्रोजन्स को कैसे बैलेंस करते हैं, प्रोटॉन यूज करके, H पॉजिटिव यूज करके, ठीक है। तो इस साइड कितने हो गए, 3 2 आर 6 हाइड्रोजन्स हो गए, तो आपको यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। ये हो गया, अब देख लो सब कुछ बैलेंस हो गया है, बस अब आपने क्या लास्ट चीज़ आपने क्या बैलेंस करनी है, आपने लास्ट चीज़ चार्ज को बैलेंस करना है,
दोनों साइड चार्ज बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये भी न्यूट्रल है, तो इस साइड ज़ीरो चार्ज है, तो यहाँ भी ज़ीरो होना चाहिए। पर यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। 6 पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव करके कितना होता है, 2 नेगेटिव प्लस 6 पॉजिटिव चार्ज, कितना हो जाएगा, वेट दिस इज प्लस दिस इज माइनस, है ना, तो ये बन जाएगा +4। +4 चार्ज है ये इस साइड, आपके लेफ्ट साइड, है ना। इस वजह से हमें यहाँ बैलेंस करने के लिए अब किससे बैलेंसिंग होती है, चार्ज की बैलेंसिंग किससे होती है, इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इस साइड लेफ्ट साइड में ही आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने हैं। तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर दिए हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी एडेड इज 4 ऑन द लेफ्ट। समझ के, ईजी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाउ मच ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। बिल्कुल सिंपल है, सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे रिएक्शन पहले लिख लेनी है। एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप, इट्स अप टू यू, जैसे आपको याद रहे, ठीक है। ये 1 ml के बराबर है। अगर कहीं पे क्यूबिक डेसीमीटर दिखे तो वो क्या हो जाएगा, 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। समझ के, ये आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए ना, सिंपल बेसिक सा कन्वर्जन है। चलिए, तो अब यहाँ पर भी हमें बताया गया है HCl के बारे में, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। HCl में हमें बोला है कि HCl 0.1 नॉर्मल HCl है, और उसका कितना वॉल्यूम ले लिया है हमने, 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब व्हाटएवर, है ना। तो ये किसके बराबर बना है, लीटर्स में अगर हम देखें तो ये 1.5 लीटर्स के बराबर बना, है ना। तो यहाँ पे बताया कि हमारा इतना HCl 1.5 लीटर HCl ऑफ 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन यूज़ हो रहा है, किस चीज़ के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। कितना अमाउंट ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होगा, समझ रहे हो। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि जब हमने NaOH, रिएक्शन लिख लो, ठीक है, NaOH और HCl को हमने ऐड कराया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, बेस प्लस एसिड मिल रहे हैं, NaCl सॉल्ट बना है, और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है, सिंपल सी रिएक्शन, है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास जो HCl है 0.1 नॉर्मल और 1.5 लीटर लिया हमने, तो ये कितना NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, कितना मास बता रहा है, पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे NaOH का आप देख सकते हो, पहले हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। 1 मोल NaOH का यूज़ कर रहा है 1 मोल HCl टू गेट न्यूट्रलाइज्ड। बस ये सिंपल सी कहानी है। 1 मोल NaOH का यूज़ कर रहा है कितना, 1 मोल ऑफ HCl। समझ रहे हो, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, अगर हम निकालें, क्योंकि HCl की हमारे पास इतनी कंडीशंस हैं कि हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हमें पता चले कि इस वाले HCl के इस इन्फॉर्मेशन से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, वो किसके बराबर हो जाएंगे, वो तो NaOH के बराबर होंगे। एक बार हमें NaOH के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और हमें मोलर मास तो पता ही होता है NaOH का, गिवन मास हम वहाँ से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ से निकल जाएंगे। समझ में आया क्या करना चाहते हैं, ठीक है, बस वही करना है। तो अब आपने क्या बोला कि इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH किसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन दिखा रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl के बराबर हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कैसे निकलेगा, आपको पता है, अगर हम नॉर्मेलिटी की भी बात करते हैं, चाहे हम मोलैरिटी की बात करते हैं, तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, या फिर नंबर, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। समझ रहे हो, तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स। तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय V करके आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी कितनी है HCl की, नॉर्मेलिटी है 0.1, और वॉल्यूम कितना लिया है 1.5, ये कितना हो जाएगा 0.15 मोल्स। समझ गए, 0.15 ग्राम इक्विवेलेंट्स बोल दो या मोल्स बोल दो, आपकी मर्जी, हमने नॉर्मेलिटी से निकाला है तो आप इसको इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हो,
ठीक है, इक्विवेलेंस बोलो, दैट विल बी बेटर, है ना। पर यहाँ देखना आप, ये ग्राम, ओके रुको मैं पूरा ग्राम इक्विवेलेंस लिख ही लूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बाद में दिक्कत ही ना रहे, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज़ करती हूँ तो क्या हो रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट्स लिख लिया। अब मैं बोलूँगी, मैंने बोला था कि NaOH के बराबर होगा, तो हमारे जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH है वो भी कितने हो जाएंगे, 0.15। ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं W अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, और जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो भी तो ऐसे ही होते हैं, बस उनमें क्या हो जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं या गेन कर रहे हैं, या किस एसिड्स की कितनी बेसिसिटी है, बेसिस की कितनी एसिडिटी है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, NaOH ले रहे हैं, और NaOH की कितनी एसिडिटी होती है, यानी कि कितने OH लूज कर सकते हैं, 1। तो आप n फैक्टर अगर 1 लोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल नंबर ऑफ सोल्यूट्स के मोल्स के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 1 है तो इसके लिए हम इसको डायरेक्ट ग्राम इक्विवेलेंट्स को, तभी मैं आपको कह रही थी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, बट इट्स ओके, आप ग्राम इक्विवेलेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हो, बट अब आपने इसको नॉर्मल कन्वर्ट कर देना है ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को 0.15 है, तो उसके बाद डिवीजन बाय, सॉरी मल्टीप्लिकेशन बाय n फैक्टर, चाहे 1 कर लो चाहे कुछ भी कर लो, बात तो वही है, 0.15 ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.15 है NaOH के। अब हमें पता है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और हमें एक चीज़ पता है कि गिवन मास निकालना है हमें, है ना। मोलर मास तो हमें पीरियोडिक टेबल से पता चल जाता है, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा NaOH का, देखो सोडियम का 23 है, तो कितना हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 23 प्लस 16 प्लस 1 मोर, तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, है ना। तो 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 40, इस तरीके से आपने निकाल लेना है, और ये कितना बन जाएगा 6 ग्राम्स, बस दैट्स इट, 6 ग्राम्स इज योर आंसर, है ना। यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ के इस तरीके से आपने निकालना है, वेरी इजी। नेक्स्ट है the ratio of the molar amounts of H2S needed to precipitate the metal ions from 20 ml each of 1 molar cadmium nitrate and 0.5 molar copper sulfate is। तो यहाँ पे भी क्या बोला है, यहाँ पे कुछ नहीं है, H2S जो है वो प्रेसिपिटेट करवा रहा है इसको भी और कॉपर सल्फेट को भी अलग अलग। अब आपने देखना है कितना अमाउंट यूज़ हो रहा है इसको प्रेसिपिटेट करवाने में कैडमियम नाइट्रेट को, और कितना अमाउंट H2S का यूज़ हो रहा है कॉपर सल्फेट को प्रेसिपिटेट कराने में, और दोनों का रेशो निकालना है, ठीक है, समझ के कहानी। तो बस हम यहाँ पे भी सिंपल सी चीज़ लेकर चलेंगे, ठीक है, एक इक्वेशंस लिख लेते हैं हम दोनों के लिए, है ना। और ज़रूरी नहीं है पूरी इक्वेशंस लिखनी है, आप सिर्फ कैडमियम के बेस पर भी लिख सकते हो या कॉपर के बेस पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दो चीज़ें हो रही हैं, जो आपका कॉपर कैडमियम है उसके केस में क्या हो रहा है, कैडमियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, H2S जा रहा है और इसको प्रेसिपिटेट कर रहा है किस फॉर्म में, CDS की फॉर्म में, प्लस 2H पॉजिटिव रिलीज हो गए, समझ रहे हो। ये पूरे तरीके से मैंने ऑलरेडी इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपकी जो कॉपर के साथ क्या इक्वेशन हो रही है, कॉपर के साथ भी सिमिलर इक्वेशन, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस H2S gives out copper sulfide plus 2H पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों साइड। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करोगे, ठीक है, कि कितना नंबर ऑफ मोल्स कैडमियम के लिए यूज़ हो रहा है H2S का, कितना नंबर ऑफ मोल्स कॉपर के लिए यूज़ हो रहा है H2S का, ठीक है। तो और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू सॉरी जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, है ना, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कैडमियम में आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 1 मोलर, कॉपर में आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 0.5 मोलर, ठीक है, मोलैरिटी में दे रखी है ना, यस मोलैरिटी में दे रखी है, ठीक है। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, अब देखो जो आपका 1 मोल H2S का
यूज़ हो रहा है, मतलब बराबर है, समझ रहे हो ना, 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, तो मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैडमियम। और कैडमियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालना इजी है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, जो आपकी कंसंट्रेशन है उसमें आपने वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देना है, और वॉल्यूम हम लीटर्स में ले रहे हैं, है ना। देखो कैसे होता है, मोलैरिटी जब आप निकालते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ऐसे ही तो लेते हो। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आपने मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, बस दैट्स इट। वही चीज़ हमने यहाँ कर दी। अब मोलैरिटी कितनी दी है कैडमियम के केस में, 1 मोलर, और वॉल्यूम कितना है कैडमियम के केस में, ये देखना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना लिया है हमने, 20 ml ऑफ ईच बोल रहा है, मतलब दोनों कैडमियम में भी 20 ml और कॉपर में भी 20 ml लेंगे। ml नहीं निकालेंगे हम यहाँ पे, लीटर के केस में लेंगे, वरना 1000 से मल्टीप्लाई करने की झंझट रह जाएगी। तो 20 ml को हमने कन्वर्ट कर दिया लीटर्स में, तो वो कितना हो जाएगा, 0.02 लीटर्स, समझ गए। 20 ml इज इक्वल टू 0.02 लीटर्स, ठीक है। वो हमने यूज़ कर लिया, तो कितना बन गया ये 0.02 मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल आ गए। तो H2S के कैडमियम के बराबर है, कैडमियम के 0.02 है, तो H2S के भी कितने हो गए, 0.02। किस केस में, कैडमियम के केस में। अब हम कॉपर की बात करेंगे। कॉपर के केस में भी आप देखोगे 1 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, समझ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, जो किसके बराबर होंगे, अगेन हम मोलैरिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलैरिटी 0.5 है, और वॉल्यूम तो इसका भी सेम ही है कैडमियम के बराबर, दैट इज 20 ml, यानी कि 0.02 ml, है ना। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0.01 मोल रह जाएगा, समझ गए। ये किसका है, ये आपका H2S का मोल, नंबर ऑफ मोल्स हैं इसमें, किसमें, कॉपर में। अब हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे, कैडमियम डिवाइडेड बाय H2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इन कैडमियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इन कॉपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.02, ये कैडमियम के केस में H2S का, और डिवाइडेड बाय कॉपर के केस में, तो ये कितना हो जाएगा, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.01, विच विल बी इक्वल टू 2:1। समझ के कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। मोल कंसेप्ट आपका हर बार पूछा जाता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होने का मतलब है कि इसको आयनाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी यूज़ होगी। तो वो हम सिंपली देख सकते हैं, हमें पता है कि नोबल गैसेस की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है ना। ये आपका 18th ग्रुप है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आपको क्या क्या बताया हुआ है, फ्लोरीन है, नियॉन है, लिथियम है, बोरोन है, ठीक है। चलो मैं पूरा ही बना देती हूँ, ये ठीक है। यहाँ पे बीच में आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, है ना, ठीक है। ये अब देखो आपके पास क्या क्या है, एक तो आपको बोला है लिथियम, है ना, लिथियम भी था, और एक पूछा है फ्लोरीन, फिर कंपेयर किया है नियॉन और बोरोन से। देखो इसमें देखने की ही ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होती है ना, 2,8, ठीक है। चाहे आप 1s2 2s2 करके ले लो, 1s2 2s2 2p6, है ना, तो फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड इज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में आपने देखना, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको आयनाइज करना उतना मुश्किल होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन कौन सी होती है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे स्टेबल होती है। उससे कम स्टेबल कौन सी होती है, हाफ फिल्ड, है ना, और सबसे कम तो ऑब्वियसली वो जो आपकी रैंडम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती है, जो ना कि हाफ है ना ही फुल है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है नियॉन यहाँ पे, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, नियॉन का होगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया हो, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू लैंगम्योर
एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड एट वेरी हाई प्रेशर। देखो क्या होता है, आप किसी भी सरफेस पे आप एड्जॉर्प्शन करवा रहे हो, एड्जॉर्प्शन हमेशा सरफेस पे ही होगी, ठीक है, कभी भी बल्क में नहीं जाएगा। आपने गैस मॉलिक्यूल्स की एड्जॉर्प्शन करवानी है, तो उसके लिए बताया था कि जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे साइड्स होती हैं कुछ जो गैस मॉलिक्यूल्स को रख सकती हैं अपने पास, है ना। फिक्स्ड इक्विवेलेंट साइड्स होती है एक यूनिफॉर्म स्पेस पे, ये लैंगमुर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो अज्यूम करता है, ठीक है। और इस पे कुछ साइड्स होती हैं जहाँ पे ये अटैच हो जाते हैं, ये एड्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि जैसे ही अगर हाई प्रेशर कंडीशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर आप लगा रहे हो, बाहर से धक्का मार रहे हो गैस को ताकि गैस एड्जॉर्ब हो जाए इस सरफेस पे, तो क्या हो जाता है, एक टाइम आएगा ये अचानक से कांस्टेंट यानी कि लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा, हाई प्रेशर पे। सोच कर देखो, है ना, सैचुरेशन हो जाएगी, ये कंप्लीटली भर जाएंगे, तो कांस्टेंट और ज़्यादा गैस जो है वो नहीं भर पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये एट हाई प्रेशर होता है। अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर पे क्योंकि अभी गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर है सरफेस से, तो साइड काफ़ी खाली बची हुई हैं, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली एड्जॉर्प्शन और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। पर अगर बहुत ही हाई प्रेशर बना दिया तो एकदम से बहुत सारी साइड्स एकदम से ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, सेचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी, जिसको हम लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी हाई प्रेशर बोल रहा है तो रीचेज अ कांस्टेंट लिमिटिंग वैल्यू, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज। H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आप H2SO4 को देखो, H2SO4 की ये है आपका H2SO4। चाहे आप इसका स्ट्रक्चर जानते हो तो स्ट्रक्चर खोल कर बताओ, अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है मैं वो भी बताती हूँ। स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से ऑक्सीडेशन H2SO4 लगा होता है, बना होता है, आई मीन ये इस तरीके से बना होता है, ठीक है। यहाँ इन वाले ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, इन वाले ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, यहाँ +1 है और यहाँ +1 है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आपने ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है ना, 2 2 4 +5 2 2 4 5 6 -6, है ना, तो सल्फर के ऊपर +6 चार्ज होगा। पर ऐसे नहीं निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, जिसका निकालना है उसको x मानो। हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता है एक एटम के ऊपर +1 होता है, ऑक्सीजन के एक एटम पर -2 होता है, तो निकालो इसको। 2 इंटू +1, 2 है हाइड्रोजन के तो 2 मल्टीप्लाइड बाय +1 चार्ज प्लस x, है ना, सल्फर का एक ही है, प्लस क्या करना है, 4 हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और इनका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इनके ऊपर, दैट इज एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो उसको मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू न्यूट्रल है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल तो 0 के बराबर कर दो, ठीक है। 2 इंटू +1 2 प्लस एक्स, अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, 4 इंटू -2 -8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की वो क्या आ जाएगी, +6। अब देखो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, सल्फर की नॉर्मल न्यूट्रल सल्फर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस टाइम पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, सॉरी 4, है ना, ठीक है। बट जब 6 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +6 है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे सल्फर पे, तो क्या हो जाएगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स निकल जा चुके हैं, तभी सल्फर के ऊपर S पॉजिटिव आया है, यानी कि S पॉजिटिव क्या हो जाएगा, S पॉजिटिव जो S6 पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होगी 1s2 2s2 2p6 के बराबर, समझ गए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, है ना, +6 1s2 2s2 2p6, समझ गए, वेरी इजी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलूंगी और 15 क्वेश्चंस के साथ, पहले मैं शॉर्ट्स पे उसको डाल दूंगी 15 क्वेश्चंस, फिर एक्सप्लेन करके मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगी, ठीक है।
आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई भी इश्यूज़ रहते हैं, कुछ दिक्कत होती है आपको, कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने हैं मुझसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।